प्यारे साथियों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स रीड 81 में। साथियों, आज से हमारा यूपी बोर्ड 2022-23 का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास के साथ वीडियो लेक्चर। जी हाँ, आपने सही सुना, लाइव क्लास के साथ वीडियो लेक्चर जो होगा फुल एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस मिलेगी। रेगुलर क्लास के साथ साथ वीडियो लेक्चर मिलेगा जो भी फुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा और एक रेगुलर क्रम में मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज से नए सेशन की, जो क्लास 11 की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री क्लास 12। केमिस्ट्री क्लास 12। अगर केमिस्ट्री क्लास 12 की बात किया जाए तो इसके पहले आउटलाइन सिलेबस की बात कर लिया जाता है। आउटलाइन सिलेबस की बात करने के बाद हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर केमिस्ट्री क्लास 12 की आउटलाइन सिलेबस की बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका पार्ट 1, दूसरा है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री कक्षा 12 केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसके आपकी दो किताबें मिलती होंगी। एक रहता है पार्ट 1 की किताब, दूसरी रहती है पार्ट 2 की किताब। इसलिए कहा गया केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 की बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका पढ़ता है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको। पहला आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पहले पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन। ठीक है, और इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, पहले पार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। अगर पार्ट 2 की बात किया जाए तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट के फर्स्ट भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन। दूसरा है आपका बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री जिसे हिंदी में कहा जाता है जैव रसायन। यानी केमिस्ट्री 12 की अगर आउटलाइन सिलेबस की बात किया जाए तो आउटलाइन सिलेबस में इसकी दो किताबें लगती हैं, यानी इसको दो भागों में बांटा गया, पार्ट 1 देन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन। जबकि पार्ट 2 की बात किया जाए तो इसमें मिलेगा आपको कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम सिलेबस की आउटलाइन सिलेबस की बात किया जाए तो आउटलाइन सिलेबस इस तरह से होता है। बाकी सिलेबस की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, यहाँ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो ये पार्ट 1 का है, तो शुरू से केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री से आपके सेशन को स्टार्ट किया जाए। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें इसका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। इसका पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। आइए ठोस अवस्था को आगे बढ़ाते हैं। लिखने वाला सिस्टम इसको हटा दिया जाए। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपका है सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट आपका ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, यानी हिंदी में इसे कहा जाता है ठोस अवस्था। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे कहा जाता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ने से पहले आपको रफली पढ़ना पड़ेगा कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप ठोस नहीं समझ पाएंगे। आपने 6, 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की बात किया जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। तो आइए उसको हम चर्चा कर लेते हैं, एक जल्दी जल्दी उसको फास्ट रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैटर की बात किया जाए, मैटर यानी द्रव्य, द्रव्य की बात किया जाए तो द्रव्य वह है ब्रह्मांड में उपस्थित वह सभी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो कुछ आयतन घेरती हो, जिसका आकार निश्चित अनिश्चित हो सकता है, जिसमें भार हो, जो कुछ आयतन घेरती हो, जिसे आप आंखों से देख सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब वस्तुएं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसका कुछ भार होगा, जो कुछ आयतन घेरेगी, उसे आप द्रव्य कहते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आपको दिखता होगा, जैसे आपके हमारे हाथ में ये आपका मार्कर है, ये ठोस है, ये आपका द्रव्य है, इसमें कुछ भार होगा, इसकी कुछ आकार होगा, आकार है ना, इसका कुछ आयतन होगा, जहाँ रखेंगे ये अपने मार्कर के साइज के बराबर आयतन घेरेगा। यानी जिसमें कुछ आकार, जिसका कुछ भार होगा, आयतन होगा, आकार होगा, उसे आप कहेंगे ठोस। जैसे जल आप देख लीजिए, जल आप लेंगे तो कुछ उसमें भार रहता है। वायु देख लीजिए, वायु आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं कि वायु चल रही है, महसूस कर सकते हैं, इसलिए वायु को भी कहा जाता है द्रव्य, क्योंकि उसमें भी कुछ भार होता है। जब उसे एक गुब्बारे में भर दिया जाता है तो कुछ स्थान घेर लेता है, जितना बड़ा गुब्बारे का स्पेस होता है उतना स्थान घेरे रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आप उसको मेजरमेंट करेंगे तो उस वायु का कुछ भार होता है, ठीक, यानी भार भी होता है और आयतन भी घेरता है, इसलिए उसे कहा जाता है द्रव्य। आइए हम द्रव्य की डिवाइडेशन की बात करते हैं। तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका रहेगा सॉलिड, दूसरा आपका है लिक्विड, तीसरा है आपका गैस। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की बात किया जाए तो इसे हिंदी में कहा जाता है ठोस। सॉलिड को हिंदी में कहा जाता है ठोस, लिक्विड को हिंदी में कहा जाता है द्रव और गैस को हिंदी में कहा जाता है गैस। ठीक है, आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड की बात किया जाए तो अगर इसके आयतन की बात किया जाए और आकार या आकृति की बात किया जाए, ठीक है, अगर सॉलिड की बात किया जाए, सॉलिड यानी द्रव्य की वह अवस्था, सॉलिड की बात किया जाए तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे आप कहते हैं सॉलिड। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे आप क्या कहते हैं? सॉलिड। जैसे आपका ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, ठीक है, चाहे यहाँ रखिए, ठीक है, चाहे इसको फेंक दीजिए कहीं, जहां भी गिरेगा इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका आकार वही होगा, जहां भी रखा जाएगा ये अपने आकार के बराबर ही आयतन को ग्रहण करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है सॉलिड। जैसे आपकी ये बुक हो जाए, ठीक है, ये आपकी बुक है, बुक जैसे मान लीजिए आपके पास होगी, बुक को आप देखेंगे तो उसका भी कुछ एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो उसे आप कहते हैं ठोस। और लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड में आयतन तो निश्चित होता है, लिक्विड में अगर बात किया जाए तो लिक्विड का आयतन निश्चित होता है,
लेकिन आकार की बात किया जाए तो आकार अनिश्चित होता है। लिक्विड की बात किया जाए, लिक्विड का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप एक गिलास में पानी ले लीजिए, ये आपकी गिलास है छोटी सी, आप इसमें पानी ले लिए यानी जल ले लिए, इसको इस तरह से भर दीजिए। मान लीजिए आपका ये जो जल है 10 ml है, इस गिलास में भरे जल का आयतन 10 ml है, ठीक है। अब इस आयतन को आप इस वाले पात्र में पलट दीजिए, ये आपका एक बड़ा पात्र है। इस वाले जल को अब इस वाले पात्र में पलट दीजिए। जैसे ही इस जल को इस वाले पात्र में पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह से आकृति ग्रहण कर लेगा, ठीक। जैसे ही इस जल को आप इस वाले पात्र में पलटेंगे यानी डालेंगे, ये अभी तक इसका आकृति इस तरह से था, कुछ ग्लास के शेप में था, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज हो जाता है। यानी द्रव को जिस भी बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है, जबकि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जल यहाँ 10 ml है तो इसको अगर इस वाले बर्तन में डालेंगे तो भी जल 10 ml ही रहेगा, लेकिन इसके आकार में ये ग्लास के शेप के था, जब इसमें डाला गया तो ये क्षैतिज शेप में हो गया, यानी आकार में परिवर्तन हो गया, जबकि आयतन में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं गैस की तरफ। अगर गैस की बात किया जाए तो गैस का न आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ठोस जो होते हैं, ठोस में सभी धातुएं आती हैं, सभी धातुएं, इसके साथ साथ लकड़ी, पत्थर, ईंट, मार्कर, पेन, कॉपी, सब जो भी जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है सब ठोस में आता है, ठीक है। सभी धातुएं आती हैं मरकरी को छोड़कर, सभी धातुएं आएंगी लेकिन मरकरी को छोड़कर मरकरी नहीं आती, क्योंकि मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। अगला है आपका लिक्विड। लिक्विड के अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें आता है मरकरी, क्योंकि मरकरी द्रव अवस्था में होती है। आता है ब्रोमीन, ब्रोमीन क्योंकि द्रव अवस्था में होता है। इसके साथ साथ आपका आता है तेल, घी, दूध, जल, ये सब आपका द्रव अवस्था में आता है, द्रव अवस्था की एग्जाम्पल है। अगला है आपका गैस। गैस की एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे O2, Cl2, ये गैस है। इसके साथ साथ वायु जिसे आप हवा कहते हैं, ठीक है। ये सब गैस के एग्जाम्पल हैं। वायु की कोई आकृति होती है? कोई आकृति नहीं होती है। आयतन निश्चित होता है? नहीं होता है। जहां देखो तहां बह रही है हवा, ठीक है। इसका कोई आकृति नहीं है कि इस आकृति में हवा बह रही है। कोई बता सकता है कि हवा इस आकृति में बह रही है? कोई नहीं बता सकता है। इसका आकृति कोई निश्चित नहीं होता, आयतन कुछ निश्चित नहीं होता, कितना है कितना नहीं है, बह रहा है। आप केवल उसको महसूस करते हो कि हाँ हवा बह रही है, ठीक है। आइए चलते हैं इसके आगे। ये आपके था द्रव्य। द्रव्य आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कुछ बातें रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ न समझ में आया हो तो अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अगर बहने के गुण की बात किया जाए, बहने के गुण, ठीक है, तो बहने के गुण के आधार पर द्रव को, यानी ये द्रव की बात हो रही है, बहने के गुण के आधार पर, और द्रव्य की बात हो रही है, यानी पदार्थ की बात हो रही है, और बहने के गुण के आधार पर। तो बहने के गुण के आधार पर अगर द्रव्य को बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है तरल, एक होता है दृढ़। एक आपका होता है दृढ़, एक आपका होता है तरल। दृढ़ को अंग्रेजी में कहा जाता है रिजिड, और तरल को कहा जाता है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब तरल और रिजिड मतलब ठोस या दृढ़, ठीक है। अगर दृढ़ की बात किया जाए तो इसमें आपका आ जाता है ठोस, और तरल में आ जाता है आपका द्रव और गैस।
क्योंकि द्रव और गैस दोनों में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे वायु आपकी गैस है, वायु में बहने का गुण पाया जाता है। ये अपने निश्चित दिशा, कोई निश्चित दिशा नहीं, जिस तरफ मन करता है उस तरफ बहती रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है तरल। और द्रव की बात किया, जैसे पानी हो गया आपका, पानी कहीं भी रख दीजिए, कहीं गिरा दीजिए, तो उसकी कोई दिशा होती है, जिस तरफ मन करता है उस तरफ बहता रहता है, यानी उसमें तरलता पाई जाती है। लेकिन आपका जो ठोस होता है, ठोस आप गिरा दीजिए, कहीं बहेगा क्या? जहाँ गिराएंगे उसी की आकृति, उसी का आयतन ले लेगा और वहीं स्थित हो जाएगा, कहीं नहीं बहेगा। ठीक है, इसलिए वो दृढ़ होता है, यानी रिजिड होता है। जबकि ये तरलता के आधार पर द्रव और तुल्य। अगर तरलता बहने के गुण के आधार पर द्रव का विभाजन किया जाए तो उसको दो भागों में बांट देते हैं, दृढ़ और तरल। दृढ़ में आ जाता है आपका ठोस, तरल में आ जाता है द्रव और गैस। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ठोस अवस्था आपके अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आपका पहला चैप्टर भौतिक रसायन का, यानी क्लास 12 के भौतिक रसायन का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ठोस अवस्था में पहले आप सॉलिड स्टेट को समझिए। सॉलिड स्टेट होता क्या? अभी आपको बताया गया है कि अगर सॉलिड होगा तो उसका आकार, आयतन, मात्रा यानी भार या द्रव्यमान, ठीक है। अगर सॉलिड की बात किया जाए तो इसका आकार जो होता है निश्चित होगा, आयतन जो होगा निश्चित होगा, जो भार होगा यानी द्रव्यमान होगा निश्चित होगा। यानी सॉलिड की बात किया जाए तो उसका आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों निश्चित होते हैं। ठीक है। अगला आपका है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए तो ठोस के अणुओं में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है या नगण्य होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत कम होता है या नगण्य होता है। देखिए, अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे आपके ठोस जो बनता है, ठोस इस तरह से बनता है, ये इस तरह से होता है, एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किया जाए तो जो ये परमाणुओं के मध्य में, ये जो परमाणुओं के मध्य में ये जो स्थान मिलता है, ये इसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी जो स्थान मिलता है उसे आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर ठोस की बात किया जाए तो ठोस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, या न के बराबर होता है, जिसकी वजह से ठोस के अणु टूट नहीं सकते, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ बंधे रहते हैं। ठीक है। आयतन आकार निश्चित हो गया। ये अगला है ठोस के अणु केवल मध्यमान स्थिति के दाएं बाएं गति कर सकते हैं। ठोस के अणु मध्यमान स्थिति के केवल दाएं बाएं, मध्यमान स्थिति के केवल दाएं बाएं गति कर सकते हैं। ठोस की बात किया जाए तो ठोस के अणु केवल मध्यमान स्थिति के दाएं बाएं गति कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या इतने में? ठोस की बात किया जाए तो ठोस के अणु अपने मध्यमान स्थिति के केवल दाएं बाएं गति कर सकते हैं, यानी ये जो अणु हैं ये बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपने स्थिति के इधर उधर अपने ही स्थिति में गति कर सकते हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि ये जो ठोस के अणु होते हैं, जो इनके मध्य बल पाया जाता है वो प्रबल बल होता है। जो बल होता है वो प्रबल होता है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लगता है, यानी
दो परमाणुओं के मध्य जो बल लगता है वो बहुत मजबूत बल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया होगा। ये ठोस की कुछ मुख्य बातें थी कि ठोस की मुख्य बातें क्या क्या होती है। पहला, आकार, आयतन और मात्रा यानी द्रव्यमान निश्चित होता है, ये आपको बताया गया है। दूसरा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम या नगण्य होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसे कहा जाता है जिसे दो परमाणुओं के मध्य जो स्पेस पाया जाता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इसमें आपको स्पेस बहुत कम या नगण्य मिलता है, जिसकी वजह से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं और इनके मध्य बहुत प्रबल बंध पाया जाता है। और यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूती के साथ यानी प्रबलता के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। ठीक है, अगला है ये मध्यमान स्थिति के केवल दाएं बाएं यानी अपने मध्यमान स्थिति यानी केंद्र बिंदु को केवल दाएं बाएं गति कर सकते हैं, हट नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ठीक है, आगे चला जाए। अब इसके आगे चलते हैं। अब सॉलिड स्टेट की बात किया जाए तो सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया है, यानी ठोस अवस्था को दो भागों में। पहला आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड। पहला आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस सॉलिड को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। यानी सॉलिड स्टेट की बात किया जाए तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्रिस्टलीय ठोस और एमॉर्फस सॉलिड को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए तो इसमें अणु, परमाणु या आयन, इसमें अणु, परमाणु या आयन जो भी होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के निर्माण में अणु, परमाणु या आयन भाग लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात किया जाए, और अणु, परमाणु, आयन आप जानते होंगे। अणु कहते हैं जिसे कई परमाणु निश्चित क्रम में यानी निश्चित भारात्मक अनुपात में मिल जाए तो अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु आप जानते हैं ये ओनली परमाणु। आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या इलेक्ट्रॉन त्याग के जो बनते हैं उसे आप, जैसे धन आयन और ऋण आयन, उसे आप आयन कहते हैं। ठीक है, अगला आपका है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग अरेंजमेंट परमाणुओं का होता है। लॉन्ग अरेंजमेंट परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग अरेंजमेंट यानी दीर्घ परास में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो परमाणुओं का अरेंजमेंट होता है और दीर्घ परास में होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि अगर इस जैसे आप एक क्लास में कई लड़के बैठे होते हैं, कई सीटें होती हैं, जैसे एक के बाद सीट एक, एक के बाद एक के बाद एक सीट ऐसे रखी रहती हैं, तो ये बहुत दूरी तक अगर रखी हो यानी बहुत दूरी तक व्यवस्थित हो तो उसे कहा जाता है लॉन्ग अरेंजमेंट। जैसे अगर परमाणु जुड़े हों, मान लीजिए परमाणु ऐसे जुड़े हों, ठीक है, मान लीजिए परमाणु जुड़े हों, किसी तरह से भी जुड़े हों, परमाणु ऐसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपके कोई परमाणु जुड़े हैं, अब ये जो व्यवस्था इसी तरह से बहुत दूर तक चली जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ये इस तरह से ऐसे व्यवस्था चलती चली जाएगा। ठीक है, अब ये काफी दूर तक व्यवस्थित होती है, ऐसे चली जाए, जुड़े रहे परमाणु से परमाणु, परमाणु से परमाणु यानी दूरी तक, काफी दूरी तक, तो उसे कहा जाता है ये इसे लॉन्ग अरेंजमेंट यानी लंबी परास यानी दीर्घ परास में परमाणु जुड़े होते हैं, अणु या आयन जुड़े होते हैं, तो उसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला है आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इनमें परमाणुओं के मध्य रेगुलर अरेंजमेंट होता है। रेगुलर अरेंजमेंट
इनमें परमाणुओं के मध्य रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है। रेगुलर अरेंजमेंट के को इस तरह से समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में सीटें लगी हों, सीट, एक सीट के बाद दूसरी सीट लगी होगी, तीसरी सीट लगी होगी, चौथी सीट लगी होगी, पांचवी सीट, इस तरह से कई सीटें लगी होंगी। ठीक है, तो अगर एक सीट, पहली वाली सीट पर 2 लड़के बैठे हैं तो उसके पीछे वाली सीट पर 2 लड़के होने चाहिए, उसके भी पीछे वाली सीट पर 2 लड़के होने चाहिए, उसके भी पीछे वाली सीट पर 2 लड़के होने चाहिए। यानी जितना भी क्रम चले, शुरू में जो क्रम हो, अगर 2 लड़के पहली सीट पे हैं तो लास्ट तक जितनी बेंच लगी हो, सभी बेंचों पर केवल 2 लड़के ही बैठे हों, तो उसे कहा जाता है रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाली सीट पर 2 लड़के हैं और उसके वाले पीछे वाले सीट पर 1 लड़का हो, तो इसे कहा जाता है इरेगुलर अरेंजमेंट। यदि अगर 2 लड़के हैं तो 2 करके एकदम लास्ट तक अगर बैठे हों तो उसे कहा जाता है रेगुलर अरेंजमेंट। यानी इसमें जो परमाणु जुड़े होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे जैसे जुड़े होते हैं, तो उसे कहा जाता है रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट की बात किया जाए तो ये आपका होता है रेगुलर अरेंजमेंट। अगला है आपका एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक किसे कहते हैं इसको समझिएगा। एन आइसोट्रॉपिक, जैसे मान लीजिए आपके परमाणु, ये आपका कुछ इस तरह से परमाणुओं की व्यवस्था है। इसमें आप सीखेंगे आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है। देखिए, अगर हम इस दिशा की बात करें ऐसे, अगर इस दिशा की बात करें ऐसे, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ परमाणुओं के, एक परमाणु के बाद दूसरा परमाणु दिख रहा है, इस परमाणु के बाद फिर दूसरा परमाणु दिख रहा है, इस परमाणु के बाद फिर दूसरा परमाणु दिख रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक परमाणु के बाद विषम परमाणु, सम परमाणु, विषम परमाणु की क्रम चल रहा है। ठीक है, और जब सम और विषम परमाणुओं का क्रम चलेगा, यानी एक परमाणु दूसरा और दूसरा परमाणु दूसरा और अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित हो, तो उसके भौतिक गुणों में भिन्नता मिलती है। ठीक है, उसके भौतिक गुणों में भिन्नता मिलती है। जबकि अगर इस तरह से अरेंजमेंट देखा जाए तो यहाँ यहाँ देखेंगे, तब यहाँ देखेंगे कि यहाँ अगर चला जाए तो ये परमाणु सेम परमाणु सब दिख रहे हैं, तो इसके भौतिक गुणों में समानता मिलती है। यानी जब परमाणुओं का विषम क्रम मिलता है तो उसके भौतिक गुणों में असमानता, जब परमाणुओं के क्रम में नहीं, जब परमाणुओं के क्रम में समानता मिलती है तो भौतिक गुणों में समानता रहती है। जब परमाणुओं के क्रम में समानता नहीं मिलती, यानी एक के बाद अल्टरनेट क्रम में अलग परमाणु जुड़े हों, तो उसे कहा जाता है एन आइसोट्रॉपिक। यानी जब क्रिस्टल में परमाणुओं के मध्य असमानता मिलती है, यानी भौतिक गुणों में असमानता रहती है, तो उसे कहा जाता है एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो इस तरफ कोई और क्रम मिल रहा है, इस तरफ कोई और क्रम मिल रहा है, दोनों तरफ क्रम अलग है, इसलिए इस क्रिस्टल के परमाणु के भौतिक गुणों में भिन्नता मिलेगी। और जब परमाणु के भौतिक गुणों में भिन्नता मिलती है तो उसे कहा जाता है अनआइसोट्रॉपिक। ठीक, अगला है आपका, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है, अगर इन्हें किसी भी एंगल पर काटा जाए, ठीक है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी भी प्रकार से काटा जाए, यानी कोई एक धारदार वस्तु ले लीजिए और क्रिस्टलाइन सॉलिड को उस धारदार वस्तु से काट दीजिए, तो उसका जो सरफेस कटा हुआ मिलेगा एकदम चिकना मिलेगा। ठीक है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर किसी धारदार वस्तु से काट देंगे तो उसका जो सरफेस मिलेगा कटा हुआ एकदम चिकना मिलता है। ठीक है,
और इन्हें कहा जाता है सत्य ठोस। इन्हें कहा जाता है सत्य ठोस। क्रिस्टलाइन को कहा जाता है सत्य ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है सत्य ठोस। इतना यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका था क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अणु परमाणु या आयन भाग लेते हैं। इनमें एक लॉन्ग अरेंजमेंट होता है, यानी लंबी श्रृंखला में अणु परमाणु व्यवस्थित होते हैं। इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी परमाणु एकदम रेगुलर क्रम में दो परमाणु है तो दो परमाणु, एक परमाणु है तो शुरू से अंत तक एक ही परमाणु, एकदम रेगुलर क्रम में अरेंजमेंट होते हैं। अनआइसोट्रॉपिक, यानी इनके भौतिक गुणों में असमानता मिलती है, इसीलिए कहा जाता है इन्हें अनआइसोट्रॉपिक। और इन्हें काटने पर, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाए तो एकदम चिकना रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है काटने पर चिकना होता है। और इन्हें सत्य ठोस कहा जाता है, ट्रू ठोस कहा जाता है। अगला है आपका एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की बात किया जाए तो इसमें अणु परमाणु आयन जो भी भाग लेते हैं। इसमें लॉन्ग अरेंजमेंट मिलता है, इसमें स्मॉल अरेंजमेंट मिलता है, स्मॉल अरेंजमेंट। इसकी बात किया जाए तो इसमें स्मॉल अरेंजमेंट मिलता है, यानी दीर्घ, इसमें दीर्घ परास था, इसमें लघु परास मिलता है। लघु परास का मतलब कि ये जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है कुछ ही दूर तक रहता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत दूर तक रहता है, लेकिन ये बहुत छोटी दूर तक, जैसे मान लीजिए कुछ 4 परमाणु जुड़े, 4 परमाणु के बाद इसकी श्रृंखला समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में 4 नहीं, पता नहीं कितने परमाणु एक परमाणु से जुड़े रहते हैं। इसकी बात किया जाए तो, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट, इसमें आपका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जैसे पहली वाली सीट पर 2 लड़के बैठे हो, तो दूसरी वाली सीट पर उसके पीछे वाली सीट पर एक भी लड़का हो सकता है, उसके बाद पीछे वाली सीट पर एक भी लड़का नहीं हो सकता, फिर उसके पीछे वाली सीट पर फिर 2 लड़के हो सकते हैं। यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, इरेगुलर होता है, यानी 2 के बाद एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, तो इसे कहेंगे इरेगुलर अरेंजमेंट। और अगर 2 के बाद 2 के बाद 2 2 2 हर बेंच पर बैठे हैं लड़के, तो उसे कहा जाता है रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। यानी एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट मिलता है। अगला, ये अनआइसोट्रॉपिक होता है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक। इसके परमाणुओं के मध्य भौतिक गुणों में समानता मिलती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भौतिक गुणों में समानता नहीं मिलती। इसे काटने पर चिकना होता है, लेकिन अगर इसको काटा जाए तो ये चिकना नहीं होता, ये खुरदुरा हो जाता है, खुरदुरा। अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात किया जाए तो इसको काटने पर खुरदुरा हो जाता है। जैसे आप रबर को काटेंगे, रबर मान लीजिए आपके पास में है, रबर को आप किसी धारदार वस्तु से काटिए, तो रबर जो उसका सतह होगा काटने वाला, वो आपको खुरदुरा मिलेगा। लेकिन किसी धातु को आप काट दीजिए, किसी धातु को, तो वो उसका जो सरफेस मिलेगा एकदम चिकना सरफेस मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका धातु आता है, एमॉर्फस सॉलिड में आपको रबर आता है। अगला है, इसे सत्य ठोस कहा जाता है, इसे असत्य ठोस कहा जाता है, असत्य ठोस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसके में हो जाता है रबर, कांच, इसका एग्जाम्पल, ये आपका इसका उदाहरण है, जैसे रबर, कांच। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल में आपका जाता है सभी धातु, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपका जाता है सभी धातु, और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है आपका रबर, कांच, प्लास्टिक। प्लास्टिक आप देखे होंगे ना, प्लास्टिक भी आता है। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए तो इसका गलनांक जो होता है, गलनांक, ये निश्चित होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया जाए तो इसका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे आप बर्फ, आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बर्फ एक 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस ताप, तो एकदम निश्चित होता है। लेकिन अगर इसके एमॉर्फस सॉलिड की बात किया जाए तो इसमें रबर आता है, कांच आता है, प्लास्टिक आता है। अगर प्लास्टिक को आप गर्म करिए, कोई उसका एक निश्चित ताप नहीं होता कि 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पर वो एकदम पिघल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 15 डिग्री सेल्सियस से आप बढ़ाते चले जाइए
15 से 20, 20 से 25 ऐसे थोड़ा बढ़ाएंगे तब जाकर एक दीर्घ परास में यानी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पिघलेगा। कोई निश्चित नहीं होता कि 15 पे पिघलता है तो 15 पे पूरा पिघल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें अगर उसको प्लास्टिक को पिघलाएंगे तो 15 से आप गर्म करते चले जाइए, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइए, 25 तक भी हो सकता है, 35 तक भी हो सकता है, 20 तक भी हो सकता है, यानी कोई निश्चित नहीं है उसके गलनांक के लिए। इसलिए कहा जाता है इसका गलनांक अनिश्चित होता है, गलनांक अनिश्चित, गलनांक अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका गलनांक जो है निश्चित होता है, इसका गलनांक अनिश्चित होता है। अब इसमें जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका हम सुधार करेंगे, आपको बताएंगे क्या है। इसको अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद आपने पढ़ा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग करते हैं, ये आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन। अब आपका ठोस में आपने दो चीज पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग करते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अलग किया जाए तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, पहला आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आपका है आयनिक सॉलिड। ठीक है, पहला आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आपका है आयनिक सॉलिड, तीसरा है आपका है कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा आपका है मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, पहला आपका है मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस, इसे हिंदी में कहा जाता है आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड हिंदी में आयनिक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड हिंदी में सहसंयोजी ठोस, मेटेलिक सॉलिड यानी हिंदी में धात्विक ठोस। अगर कोवैलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला है आपको, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात किया जाए तो इसको हिंदी में आप लिखते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस, इसे हिंदी में कहा जाता है आणविक ठोस। अगर आणविक ठोस की बात किया जाए तो इसके नाम से ही पता चल रहा है आणु, आणविक ठोस को आप ऐसे भी नाम से भी आपको लग रहा है कि आणविक है, यानी इसमें अणु भाग लेते होंगे, यानी जिस क्रिस्टल के निर्माण में अणु भाग लेते हैं उसे कहा जाता है आणविक ठोस। जिस क्रिस्टल के निर्माण में अणु भाग लेते हैं उसे कहा जाता है आणविक ठोस। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है, इसको देख लीजिए, इसको आपको 3 भागों में बांटा गया। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी बंधन आणविक ठोस। पहला आपका है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। इसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूलर ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर ठोस। उसके बाद अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठोस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ठोस। ठीक है, अब ध्रुवीय आणविक ठोस की बात किया जाए तो ध्रुवीय आणविक ठोस से आपको लग रहा होगा यहाँ लिखा है ध्रुवीय, यहाँ लिखा है आणविक, यानी जो ध्रुवीय अणु जिस क्रिस्टल के निर्माण में भाग लेंगे तो उसे कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस।
यानी इसमें ध्रुवीय अणु भाग लेंगे। अब आपको जानकारी होनी चाहिए ध्रुवीय अणु होते क्या है। ठीक है, ठीक है, आइए देखते हैं ध्रुवीय अणु क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है, तब यहाँ देखोगे ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका ऋण विद्युतीय है, हाइड्रोजन आपका धन विद्युतीय है। इस स्थिति में इनके मध्य साझेदारी में दिया गया इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इनके मध्य साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ठीक है, वो ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर खींचा रहता है। जैसे इनके मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से आपका जुड़ जाएगा। तब नाइट्रोजन आपका ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये ऋण विद्युतीय परमाणु नाइट्रोजन की ओर खींचे रहते हैं, और जब नाइट्रोजन की ओर खींचे रहेंगे तो नाइट्रोजन पर सूक्ष्म ऋण आवेश आ जाएगा, हाइड्रोजन पर सूक्ष्म धन आवेश आ जाएगा, और इसी को कहा जाता है ध्रुवता। और ये ध्रुवता जिस अणु में पाई जाती है उसे कहा जाता है ध्रुवीय अणु। और ध्रुवीय अणु जिस मॉलिक्यूलर के निर्माण में क्रिस्टल के भाग लेते हैं उसे कहा जाता है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल या ध्रुवीय आणविक ठोस। यानी जिसमें ध्रुवता पाई जाएगी वे अणु अगर क्रिस्टल के निर्माण में भाग ले तो उसे कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? किसी को समस्या इतने में है? नहीं होगी। ठीक है, ये आपका हो गया ध्रुवीय आणविक ठोस की। अगर ध्रुवीय आणविक ठोस की बात किया जाए तो इसमें जो अणु होते हैं प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। अगर ये विद्युत की बात किया जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ठीक, अगला अगर इसके गलनांक की बात किया जाए, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, और अगर इसके बात किया जाए कुचालक होते हैं, और गलनांक की बात किया जाए तो इसका गलनांक आपका कम होता है। ठीक, अध्रुवीय ठोस की बात किया जाए तो इसमें अध्रुवीय यानी रासायनिक रूप से निष्क्रिय अणु भाग लेते हैं। जैसे आपका I2 हो जाए, Br2 हो जाए, या H2 हो जाए, I2 हो जाए, Br2 हो जाए, H2, ये अणु रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और ये ध्रुवीय आणविक ठोस के निर्माण में भाग लेते हैं। अगर इसको बात किया जाए तो ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनका गलनांक भी कम होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसके एग्जाम्पल में आपका आता है एनर्जी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस की बात किया जाए तो हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस में हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस में आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जो अणु भाग लेंगे उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता होगा। जो भी अणु भाग लेंगे उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता होगा, यानी हाइड्रोजन बंध मिलता होगा। तब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बंधन होता क्या है। तो हाइड्रोजन बंधन आइए देखते हैं क्या होता है। यदि कोई परमाणु, यदि हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु NOF, यदि हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु NOF नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के मध्य स्थित हो, यदि हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु NOF के मध्य स्थित हो तो एक से बनाएगा सहसंयोजी बंध, दूसरे से बनाता है क्षीण बंध, और जो क्षीण बंध बनाता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका ये है, ये आपका जल है, जल में आप देख रहे होंगे ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन के मध्य, इधर ऑक्सीजन इधर भी है इधर भी है, तो एक से आप देख रहे हैं सहसंयोजी बंध बनाया है, तो दूसरे से बना लेगा आपका क्षीण बंध। अब दूसरे या ऑक्सीजन से बना लेगा क्षीण बंध यानी दुर्बल बंध, तो इसे आप कहेंगे हाइड्रोजन बंध।
यानी जब हाइड्रोजन परमाणु दो ऋण विद्युतीय परमाणु NOF के मध्य स्थित हो तो एक से सहसंयोजी बंध बनाता है, दूसरे से क्षीण बंध बनाता है और इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे आपका ये हो जाए HF, ये आपका है HF और ये हो जाए HF, ये आपका दोनों परमाणु। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु है, ये फ्लोरीन ऋण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा है। तो आप देखेंगे ये हाइड्रोजन परमाणु ये फ्लोरीन ऋण विद्युतीय से जुड़ा है। तो आप देखेंगे इस तरफ जो जुड़ा है ये सहसंयोजी बंध बनाया है, ठीक है। अब ये फ्लोरीन इस तरफ है तो इस तरफ ये क्षीण बंध बना लेगा और इसी क्षीण बंध को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले परमाणु अगर बंध बनाने में भाग ले तो उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आणविक ठोस, ठीक है। यानी इस तरह के अणु अगर बंध निर्माण में भाग ले तो उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आणविक ठोस। इसका एग्जाम्पल आपका है H2 और HF, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है। यानी जल और हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों आपके एग्जाम्पल सामने लिखे हैं। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं हुई होगी, अगर हुई हो तो बताइएगा। अगला है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस की बात किया जाए तो इसमें आयन भाग लेते हैं। आयन, इसमें आयनिक ठोस की बात किया जाए तो इसके निर्माण में यानी इस तरह के क्रिस्टल के निर्माण में आयन भाग लेते हैं। आयन में आपका होगा धन आयन और ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन, यानी जब आयनिक क्रिस्टल की बात किया जाए तो इसके निर्माण में भाग लेते हैं धन आयन और ऋण आयन। और ये जो बंध होता है ये धन आयन और ऋण आयन जो जुड़ते हैं ये प्रबल वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जब कोई परमाणु धन आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बंध बनाता है तो उसे कहा जाता है वैद्युत संयोजी बंध, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके बंध बनाता है तो उसे कहा जाता है वैद्युत संयोजी बंध। अगर इनकी बात किया जाए आयनिक ठोस की, ये विद्युत के ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कुचालक, कुचालक ठोस अवस्था में, अगर ठोस अवस्था होगा तो ये विद्युत के कुचालक होगा। लेकिन अगर ये विलयन माध्यम हो जाए, विलयन माध्यम यानी इनको जल में घोल दिया जाए तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर विलयन माध्यम कर दिया जाए यानी जल में इनको घोल दिया जाए तो विद्युत के ये सुचालक हो जाते हैं। अगला पॉइंट, इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक उच्च होता है, ठीक है। अगर इनके गलनांक की बात किया जाए तो जो आयनिक ठोस होते हैं इनका गलनांक उच्च होता है, ठीक है। अगला है आपका, इसमें आपका अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें आ जाता है NaCl, NaCl अगर ठोस अवस्था में वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन इसको जल में विलय कर दीजिए तब इसमें विद्युत आप प्रवाहित करिए तो विद्युत इसमें प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि ये टूट जाता है Na+ और Cl-। क्लियर है इतना। इसके आगे चलते हैं। आयनिक ठोस की बात किया जाए तो आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं। अभी इधर जो चल रहा था वो सॉफ्ट होते हैं यानी मृदु होते थे। अभी तक आपने आणविक ठोस पढ़ा था, ये आपके मृदु यानी सॉफ्ट थे, लेकिन ये आयनिक ठोस जो होता है ये कठोर होता है। अगला है आपका कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड से आपको इसको हिंदी में अगर लिखा जाए, हिंदी में होता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। अगर सहसंयोजी ठोस की बात किया जाए तो सहसंयोजी ठोस वे ठोस होते हैं जिनके परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। नाम से पता चल रहा है सहसंयोजी ठोस, यानी जिन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है उन्हें कहा जाता है सहसंयोजी ठोस, ठीक है। जैसे आपका HCl हो, HCl ये आपका HCl है,
इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किए होंगे और ये आपस में एकल सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ गए होंगे, जिसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में दे, या दो दो इलेक्ट्रॉन दे, या तीन तीन इलेक्ट्रॉन दे, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाए तो उसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ठीक है, अगर सहसंयोजी बंध की बात किया जाए तो ये बहुत मजबूत बंध होते हैं। सहसंयोजी बंध की बात किया जाए तो ये बहुत मजबूत बंध होते हैं, प्रबल यानी मजबूत यानी स्ट्रांग बंध होते हैं, और ये डायरेक्शनल होते हैं, ये दिशीय होते हैं, दिशा में कार्य करते हैं। अगर गलनांक की बात किया जाए तो इनका गलनांक ये प्रबल बंध होते हैं, ये बंध जो होता है प्रबल बंध होता है। इनका गलनांक की बात किया जाए तो गलनांक इनका उच्च होता है, और ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठीक है, अगला ये शुद्ध अवस्था में अगर ये शुद्ध रहेंगे, सहसंयोजी जो परमाणु हैं, अणु है, ये अगर शुद्ध अवस्था में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक रहेंगे। लेकिन अगर इसमें अशुद्धि मिला दी जाए, किसी भी पदार्थ की अशुद्धि अगर मिल जाए तो ये विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं कभी कभी अपवाद स्वरूप। यानी शुद्ध अवस्था में रहेंगे तो विद्युत के कुचालक रहेंगे, लेकिन अगर इसमें अशुद्धि मिला दिया जाए तो ये विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं, यानी इसमें विद्युत प्रवाहित होने लगती है अगर इसमें अशुद्धि कुछ मिला दिया जाए। ठीक है, अगला है अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये बोरान होता है, कुछ नाइट्रोजन होता है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन होता है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, बोरान, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, ये आपके कुछ एग्जाम्पल है। जैसे हीरा ग्रेफाइट, जैसे हीरा कार्बन कॉपर रूप है ग्रेफाइट, ये भी इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो अगला आपका आ जाता है मेटालिक ठोस। अगला आपका आ जाता है मेटालिक ठोस। मेटालिक ठोस यानी धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की बात किया जाए तो धात्विक ठोस से आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें धातु परमाणु भाग लेंगे। धात्विक ठोस यानी धातु परमाणु भाग लेंगे। जब धातु परमाणु एक धातु दूसरी धातु से धात्विक बंध द्वारा जुड़े हो, एक धातु दूसरी धातु से धात्विक बंध द्वारा जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है धात्विक ठोस। क्लियर है? यदि एक धातु दूसरी धातु से धात्विक बंध द्वारा जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है धात्विक ठोस। ठीक है, अगर इसके आगे बात किया जाए तो इसके धात्विक ठोस में धातु परमाणु भाग लेते हैं। धातु परमाणु, और ये जो धातु परमाणु होते हैं धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक, ये जो धातु परमाणु होते हैं धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और धात्विक बंध द्वारा जब जुड़े होते हैं तो इनका जो क्या कहते हैं आयन होता है, आयन में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। इनका जो धातु परमाणु बन जाते हैं, धातु परमाणु अणु बनता है तो उसका जो एक तरह से इलेक्ट्रॉन मेघ कहिए, इलेक्ट्रॉन मेघ में आयन विचलित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस तरह से आप समझिए इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं तो इसी कारण ये जो धातु हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिसकी वजह से धातुओं में चमक होती है और धातुओं का एक कलर होता है कि नहीं? जितने भी धातु देखेंगे आप उसका एक पर्टिकुलर एक कोई कलर होता है, और धातुएं जो होती है चमकदार होती है। उसकी वजह है किसके जो धन आयन का मेघ है, इसका परमाणु का मेघ है, उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। मुक्त अवस्था की वजह से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें चमक रहती है और उसमें कुछ रंग यानी कलर भी रहता है उसका कुछ। ठीक है, अगर आगे बात किया जाए तो जो धातु होती है धातु अघात वर्धनी होती है। अघात वर्धनी यानी इसे तो पीटने पर ये टूटती नहीं है, तनती है, तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं की बात किया जाए तो ये पीटने पर आघात वर्धनी होती है, टूटती नहीं है, और ये तनती है, जिससे इससे तार बनाए जा सकते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें बनाई जाती है। ठीक है, तार बनाया जाता है और बड़ी बड़ी प्लेटें बनाई जाती है। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसमें होता है आपका आयरन, धातु आपका है आयरन जैसे हो जाए, कॉपर हो जाए, एल्यूमिनियम हो जाए, ये सब आपकी धातु है।
ठीक है। धातु की बात किया जाए तो इसमें धातु परमाणु भाग लेते हैं। जो धातु बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन मेघ में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें चमक होती है और इसमें कलर होता है। धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, इनको खींचकर बड़ी बड़ी चादरें और बड़े बड़े तार बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर भी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका ये यहाँ तक आपका कोवेलेंट सॉलिड स्टेट में आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपने यहाँ तक अध्ययन कर लिया। इसके आगे अब अगली क्लास में, अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास में वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।